वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एजुएज। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसमें 2017 का जो पेपर है हमने सीसीएस का फाइनल ईयर का उसको कवर किया है और इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड मीन्स। डिविडेंड क्या होते हैं? लाभांश। लाभांश है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। नो, डिविडेंड हमारा प्रॉफिट में से दिया जाता है तो सारे प्रॉफिट को डिविडेंड नहीं कहेंगे। रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल, ये भी नहीं है। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर, बिल्कुल। जो हम प्रॉफिट का परसेंटेज शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट, प्रासंगिक नहीं है टू द वैल्यू ऑफ कंपनी हु होल्ड दिस ओपिनियन। देखो नॉट रिलेवेंट मतलब इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड के दो कॉन्सेप्ट है हमारे, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, रिलेवेंस, ठीक है, और इररिलेवेंस। तो इसमें रिलेवेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसमें कहते हैं कि जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म जिसको हम जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं उसको इफेक्ट करता है। मीन्स अगर हम अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो दैट इज रिलेवेंस कॉन्सेप्ट। रिलेवेंस कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये कहते हैं कि डिविडेंड आप कितना भी डिस्ट्रीब्यूट करो, सारा का सारा रिटेन कर लो, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे। क्यों नहीं पड़ता? वो कहते हैं अब अच्छा इसमें हमारे जो रिलेवेंस कॉन्सेप्ट है तो रिलेवेंस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा आते हैं? वोल्टर हैं, गॉर्डन हैं और इसमें एक और है हमारे जॉन लिंटर हैं, जॉन लिंटर और एक रिचर्डसन। रिचर्डसन कोई सा भी आ जाए इसमें। देखो अब ये हमारा नॉट रिलेवेंट का है, अगर रिलेवेंट का आता है इसमें एक वोल्टर, गॉर्डन, लिंटर और या रिचर्डसन, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि रिलेवेंट कौन सा है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए, सिर्फ आपको याद नहीं करना है। तो ये चार हमारे हैं जिन्होंने रिलेवेंट कॉन्सेप्ट दिया था डिविडेंड का। जबकि मोदिग्लियानी जो मिलर है, एमएम अप्रोच जिसको हम कहते हैं, एमएम कॉन्सेप्ट, ये है हमारा रिलेवेंस का। एमएम कहते हैं तो हमारा आंसर तो यही हुआ। तो ये हो गया हमारा इररिलेवेंस, ठीक है। ये कहते हैं कि आप कितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट नहीं बचा हुआ है, क्लियर, तो आप फ्लो बैक क्या करोगे? अपने रिटेन अर्निंग को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिटेन अर्निंग है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर फंड आपको यूटिलाइज करने हैं, फंड रेज करने हैं, तो आपको बाहर से कैपिटल लेनी पड़ेगी। तो वहां आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, या फिर अगर डिबेंचर्स लिया तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जो एक एडवांटेज मिलती है आपको रिटेन अर्निंग की, वो एडवांटेज आपको वहां नहीं मिलेगी। तो इससे वैल्यू फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट, ये दिया था हमारा मोदिग्लियानी मिलर ने और इसको कहते हैं इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट। द इफेक्ट ऑफ फ्लो बैक ऑफ प्रॉफिट, अभी हम बात कर रहे थे रिटेन अर्निंग की। जब हम हमारा प्रॉफिट होता है कुछ परसेंट, सपोज हमारा प्रॉफिट था 10,000, हमारा पे आउट जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है 50%, हमने 5,000 का प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो हमारा 5,000 बचा दैट इज रिटेन अर्निंग्स, हमारे पास बिजनेस में फंड है वो, तो उन फंड को हम क्या कर सकते हैं? आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी फायदा क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द डेवलपमेंट, जो हमारा प्रॉफिट अब हमारे पास रहेगा तो कभी भी हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम अपने फंड्स को यूज कर सकते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा? देखो आपका प्रॉफिट है, अभी आपकी रिटेन अर्निंग से जो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है उसमें कोई और बाहर वाला तो शेयर करेगा नहीं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स थे उन्हीं को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ गई ना। इंक्रीजिंग ईपीएस एंड डिविडेंड पर शेयर, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम यूटिलाइज करेंगे। दैट मीन्स जो प्रॉफिट को अगर हम फ्लो बैक करते हैं, प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे फायदे होंगे। सो दिस इज द आंसर डी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% दिया है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 10% है, अर्निंग है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है और हमें वोल्टर के अकॉर्डिंग, वोल्टर का क्या था? हमारा रिलेवेंट कॉन्सेप्ट था। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। दिस इज प्राइस है हमारा डीपीएस प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न अपॉन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस डीपीएस। अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज। डीपीएस क्या है आपकी? डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%,
तो 50% किसकी, अर्निंग की। तो अर्निंग 8 है, तो 8 की 50% कितनी हुई, 4। 4 हो गया हमारा डीपीएस, प्लस आर रिटर्न है आपका 15%, दैट इज 0.15। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है 10% अपॉन 0.10। ईपीएस 8 गिवन है और डीपीएस अभी हमने निकाला 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू ये आएगा 1.5 और दैट इज 4। तो ये आ गया आपका, सॉरी प्लस नहीं, दिस इज प्लस, तो 4 प्लस 1.5 इंटू 6 दैट इज, अच्छा इसमें एक और है भाई, फॉर्मूला पूरा नहीं है, इसके ऊपर आप इसमें लगाएंगे है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये हो गया, सॉल्व कर लें इसको, 4 प्लस 6 10 अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10, तो 10 अपॉन 0.10 दैट इज 100। तो आंसर क्या है आपका 100। क्लियर, इसको देख लेना ध्यान से, इसमें नीचे अभी फॉर्मूले में नीचे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड डिविडेंड पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, साउंड डिविडेंड पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड है, अच्छी एक हमारी जो लाभांश नीति है उसका आधार क्या होना चाहिए। सिमेट्री बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर, देखो खाली डिविडेंड से ही तो ना हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, या पेमेंट ऑफ बोनस, खाली बोनस के लिए हम साइन डिविडेंड नहीं हो सकता है, कीपिंग जरूरी नहीं कि हमें स्टेबल ही रखने की अपने जो डिविडेंड्स हैं। तो सिमेट्री बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी हमारा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो जितना भी प्रॉफिट को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें सिमेट्री होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो बहुत सारे मॉडल्स हैं, हमें पता है कि हमारी फर्म कैसी है, ग्रोथ फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है या हमारी नॉर्मल फर्म है, तो उसके बेसिस पे भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% गिवन है, ईपीएस 10 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रिटर्न 8 है, रिटेंशन रेशियो 6 है 60 है, और वैल्यू पर शेयर गॉर्डन, अच्छा इसमें गॉर्डन मॉडल है, गॉर्डन भी क्या है हमारा, रिलेवेंस कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने डिविडेंड का। इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, तो गॉर्डन का फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर अपॉन 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ई मतलब ईपीएस हो गया हमारा, क्लियर, 1 माइनस बी। अब बी क्या होता है भाई, रिटेंशन रेशियो होता है हमारा। देखो अगर हमारा 100 ये है हमारा 100 का प्रॉफिट है, तो इसमें से एक तो होती है डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपने डिविडेंड पे कर दिया, और एक और जितना सपोज हमने करा है कि ये हमने डिविडेंड पे किया 40% और बचा कितना 60%, तो 60% हमने क्या किया, रिटेन किया है ना, तो दैट इज रिटेंशन रेशियो। तो ये होगी हमारी रिटेंशन रेशियो, तो ये है हमारी रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से 60 माइनस करोगे तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा। और ऐसे ही अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, आपको रिटेंशन रेशियो निकालना है, तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो दैट इज हमारी रिटेंशन रेशियो निकल के आएगी। तो बी मतलब रिटेंशन रेशियो। के क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया के, बी वही रिटेंशन रेशियो, और आर हो गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये आ गया भाई हमारा ईपीएस दिस इज 10, नाउ 1 माइनस 0.6, रिटेंशन रेशियो 60 है, और ये हो गया हमारा के 0.10 माइनस 0.6 इंटू 0.08, इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये आ जाएगा हमारा 4 ऊपर अपॉन नीचे 0.52, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे दैट विल 76.92 और वी कैन से 77, सो वी हैव ऑप्शन सी एज 77। क्लियर, तो आंसर इज सी 77। नेक्स्ट, which of the following is not Walter's model assumptions, वॉल्टर के मॉडल की assumption कौन सी नहीं है। The company has long life, obviously ये हमारी है। All earnings are either reinvested or internally or distributed as dividend, बिल्कुल ये भी assumption है। ये कहते हैं कि जितनी भी earnings है या तो उनको reinvest किया जाता है या dividend के रूप में distribute कर दी जाती है, ठीक है, या तो आप रिटेन करोगे सारी earnings को,
अभी हमने बताया ना, डिविडेंड था, सपोज प्रॉफिट था हमारा 100, तो 100 में से हमने दो रेशो निकाली, एक तो डिविडेंड पे आउट रेशो निकाली, एक रिटेंशन रेशो निकाली। या तो आप रिटेन कर रहे हो या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देयर इज नो फ्लोटिंग कॉस्ट, ये एजम्पशन हमारी नहीं है वोल्टर की। अच्छा, वोल्टर की और दो एजम्पशन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज। ये कहते हैं जो बिजनेस रिस्क होता है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो आप एक इसमें एजम्पशन एक और याद कर लीजिएगा ये, ठीक है। और गोइंग कंसर्न तो ये हमारी है ही, इंटरनल फाइनेंसिंग है ना, इंटरनल फाइनेंसिंग है, तो ये हमारी है गॉर्डन मॉडल की अजम्पशंस। तो इस क्वेश्चन में सी नहीं है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे, नेचर ऑफ सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका नेचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा। ऑब्वियसली सीजन देखो ना आप, सीजन कितना होता है हमारा, कोई भी सीजन है, 3 मंथ्स के 4 सीजन होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, शॉर्ट टर्म ही होगी ना, एक साल भी नहीं है पूरा, तो सीजनल है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म। आंसर इज ए। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज, फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होगी हमारी, फिक्स वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल तो है लेकिन वो हमारी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी हमें, मीन्स जो भी हमारे मिनिमम लेवल है बिजनेस एक्टिविटीज का वो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दैट इज मिनिमम स्टॉक हमें मेंटेन करना है, तो ये भी हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी, फिक्स कैपिटल होगी। मिनिमम बैंक बैलेंस, अगर हमें कहते हैं कि भाई मिनिमम बैलेंस आपको 2000-3000 मेंटेन करना है, ये भी हमारा मिनिमम कैश बैलेंस करना होगा। सैलरीज टू वर्कर, अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मिनिमम मेंटेन करना है हमें वर्क को। तो दैट मीन्स आंसर क्या हुआ हमारा, डी। एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कार्यशील जो पूंजी की पर्याप्तता है वो क्यों जरूरत है हमें कार्यशील की, ठीक है। प्रॉम्प्ट पेमेंट, अगर हमें वर्किंग कैपिटल को क्यों मैनेज करना है, क्यों रखना है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जहां भी हमें जरूरत पड़ी पेमेंट करने की, तो हम उसको, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आराम से जल्दी से पेमेंट कर पाए। इंक्रीज इन द क्रेडिट, अगर किसी को क्रेडिट चाहिए, हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, तो वो हम दे पाएंगे, कब दे पाएंगे, जब हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल होगी। फॉर कन्वेंस इन रेजिंग लोन, ऑब्वियसली क्रेडिट दे रहे हैं हम और अपनी पेमेंट्स भी टाइम से कर रहे हैं, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होगी, तो हम आसानी से, बहुत ही आसानी से लोन भी रेज कर सकते हैं। तो ये तीनों की ही जरूरत है, तो इसका एक ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, अगर हमारे पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो वो किसका कारण है, क्यों है वो, ऑब्वियसली एक्सेस अगर वर्किंग कैपिटल है तो वी हैव आइडियल फंड्स, हमारे पास निष्क्रिय कोष हैं, वो निष्क्रिय कोष या आइडियल फंड जो कि यूटिलाइज नहीं हुए हैं और दे हैव नो से इन द प्रॉफिट जनरेशन, उनसे हमें कोई प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो एक्सेस वर्किंग कैपिटल आइडियल फंड से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश, ये व्हाट इज दिस, दिस इज कैश है ये, ठीक है। कैश में कौन कौन सा नहीं आता है, कैश इन हैंड कैश में आएगा, बिल्कुल आएगा, बैंक बैलेंस भी आएगा, डिबेंचर्स, कभी डिबेंचर्स नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिबेंचर्स कैश में नहीं आते। अच्छा, ट्रेड जो हमारे रिसीवेबल होते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे हमारे डेटर्स और दूसरे आते हैं हमारे बीआर, तो ये दोनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ऐसे ही हमारा ट्रेड पेबल जो होते हैं, ट्रेड पेबल, उसमें क्या आते हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर और ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर एंड बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ कैश इन बिजनेस इज अफेक्टेड बाय, जो हमारा बिजनेस में कैश है वो किससे अफेक्ट होता है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, पॉलिटिकल सिचुएशन, विशेज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। अच्छा, नीचे से चलते हैं, नन ऑफ दीज को तो पहले छोड़ ही देते हैं, विशेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, क्या हमारा बिल्कुल फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है भाई, कैश थोड़ा ना लाएगा वो, कैश तो हमारे बिजनेस एक्टिविटी से ही जनरेट होगा, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजर की विश पे डिपेंड करता है कितना कैश लेवल होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा।
पॉलिटिकल सिचुएशन लॉन्ग टर्म होती है, इनसे बहुत ज़्यादा हमारा कैश का रिलेशन नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी से परचेजेस प्रोडक्शन पे या सेल्स पे, मार्केट पे, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा ही कैश हमारा अफेक्टेड है इससे। नाउ दिस इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। देखो इससे हमारा कैश लेवल इफेक्ट होगा। अब बात करें सेल की, तो सेल क्या हो सकती है हमारी, क्रेडिट और कैश। अगर हमारे पास कैश सेल की पॉलिसी ज़्यादा है, कैश में ज़्यादा सेल करते हैं, तो हमारा क्या होगा भाई, कैश हमारे पास ज़्यादा होगा। अगर क्रेडिट सेल हम करते हैं तो डिपेंड करता है ना परसेंटेज क्या है क्रेडिट और कैश सेल की। ऐसे ही परचेजेस में भी क्या आ जाती है हमारी, हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है या हमें कैश ही परचेज करनी पड़ती है, तो कैश जो परचेज और सेल्स के टर्म्स हैं वो हमारे कैश को इफेक्ट करते हैं। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, ऑप्टिमम वर्किंग कैश बैलेंस इज, ऑप्टिमम वर्किंग कैश बैलेंस इज 1। कौन सा हमारा कैश होगा, कौन सा कैश बैलेंस हमारा ऑप्टिमम होगा जो हमें चाहिए। सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोएस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोएस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लोएस्ट है, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। बिल्कुल, जहां हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा वही हमारा वर्किंग कैश बैलेंस क्या होगा, ऑप्टिमम होगा, अनुकूल होगा, बेस्ट होगा। नेक्स्ट इज, normally debtors are collected after 45 days, inventories have on average holding period of 75 days and creditors payment period on an average 30 days। तो हमें बताना है हमारा कैश साइकिल सीसी, तो कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल या हम कहें सीसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो डेटा कलेक्शन पीरियड प्लस इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री कितने दिन तक हमारे पास रहती है, और माइनस कर देंगे कितना हम एवरेज पेमेंट कर रहे हैं, तो एवरेज पेमेंट पीरियड। अब यहाँ से देख लेते हैं हमारा डेटर कितने हैं 45 प्लस ये होल्डिंग पीरियड है 75 और हमारा ये है 30, तो दैट इज 120 माइनस 30 दैट इज 90। द आंसर इज 90। नेक्स्ट चलते हैं, कैश टर्नओवर 5 है, एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 1,80,000, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनुअल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है हमारी, 1,80,000 की एक्सपेंसेस है, और जब कैश हमारा टर्नओवर होता है 5 बार टर्नओवर कैश टर्नओवर होता है, यानी कि 5 बार हमारा कैश जो है हमें मिल जाता है, हमारी सेल्स या किसी भी तरह से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है 5 हमारे साइकिल होंगे कैश के, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 36,000। तो आंसर इज 36,000। नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स इज आर, रिसीवेबल प्राप्यों को बनाए रखने की लागत कौन कौन सी है, कैपिटल कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट है, डिफॉल्टिंग कॉस्ट है, ऑल ऑफ द अबव कॉस्ट है। बिल्कुल, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, इसमें एक और आती है, जैसे कैपिटल कॉस्ट है, डिलिक्वेंसी, कलेक्शन कॉस्ट है, डिफॉल्ट एक और आती है हमारी इसमें चौथी जो कॉस्ट है डिलिक्वेंसी कॉस्ट, डिलिक्वेंसी कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट कौन सी होती है, देखो हमें जो रिसीवेबल को मेंटेन करना है, अगर हमारे रिसीवेबल नहीं आए हैं, डेटर से रिसीव नहीं हुआ है, हमें पेमेंट तो करनी है, तो उस पेमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। वो फंड जो कि हम कहीं और लगा सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको अपने एसेट्स को, अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए या वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहां से हमारी कैपिटल कॉस्ट हो गई। कलेक्शन कॉस्ट, डेटा से कलेक्शन या रिसीवेबल से कलेक्शन में जो कॉस्ट आती हैं। डिफॉल्ट क्या कॉस्ट होती है, देखो जहां भी क्रेडिट होता है वहां कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो दैट इज रिस्क इज डिफॉल्ट कॉस्ट। या तो आपके पास आ नहीं रहा है पेमेंट, या आपका जैसे बैड डेब्ट हो गए हैं, तो वो क्या है, बैड डेब्ट एक तरह से डिफॉल्ट ही तो है, तो जहां भी हमने क्रेडिट दिया वहां हमारा डिफॉल्ट कॉस्ट आएगी ही आएगी। फिर आते हैं डिलिक्वेंसी कॉस्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं, डेटर्स होते हैं जिनसे पेमेंट निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, बार बार रिमाइंडर भेजना, मेल भेजना, पास जाना, ठीक है ना, उनसे जो पेमेंट कराना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो उस पर काफी खर्चा भी होता है। तो वो जो कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज डिलिंक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, उपचार की लागत भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ड्यू टू द ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर डिलेड पेमेंट इज, अगर हमारी पेमेंट डिलेड हो रही है तो वो कॉस्ट कौन सी है, अभी मैंने बताया आपको
पेमेंट नहीं दे रहे हैं, डिलेड पेमेंट हो रही है, उनके उसके लिए हमें बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, या और भी हमारे जो खर्चे हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो दैट इज डिलीक्वेंसी कॉस्ट या उपचार की लागत कहेंगे। विच रेशियो इज नॉट यूजफुल फॉर कंट्रोल एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल के लिए कौन सी रेशियो की जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल देखो अब रिसीवेबल में अभी मैंने बताया क्या आते हैं, डेटर और बीआर आते हैं, तो डेटर टर्नओवर की तो जरूरत पड़ेगी भाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड की भी जरूरत पड़ेगी, एजिंग शेड्यूल ऑफ डेटर, डेटर्स कितने पुराने हो रहे हैं तो उसको भी जरूरत पड़ेगी, एवरेज डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट क्या हो गया, भुगतान हो गया ना हमारा, तो भुगतान किससे रिलेटेड है, भुगतान रिलेटेड है हमारा क्रेडिटर से, तो इस ये रेशियो नहीं है हमारे, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द साइज ऑफ रिसीवेबल, हमारे जो रिसीवेबल है उनके साइज को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, बिल्कुल क्रेडिट सेल है तो डेटर बढ़ेंगे, है ना भाई, क्रेडिट सेल है तो डेटर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्रेडिट पीरियड अलाउ, इससे हमारा डेटर का टाइम इंक्रीज होगा, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन नहीं आना चाहिए क्योंकि सेल्समैन कमीशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी मींस हमारा, हम क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसीज क्या है, कितने दिन बाद हम क्रेडिट कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा सेल्समैन का कमीशन है वो हमारे डेट रिसीवेबल के साइज को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट 21, एज अ मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन, फाइनेंस फंक्शन के डिसीजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तो आंसर विल बी डी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आता है, दे आर रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, कितनी कैपिटल रेज करनी है, कहाँ से रेज करनी है, एंड डिविडेंड डिसीजन व्हाट शुड बी द प्रॉपर या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन करना है, सो द वेरी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द बेसिक, हमें बहुत बेसिक यानी कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो खाली प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन नहीं देखता है या खाली फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नहीं करता, तो मेन जो मोटिव होता है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। नेक्स्ट, financial management help in the estimation of total requirement of fund and monitoring fund, long term planning of company's activities, profit planning for the organization, देखो प्रॉफिट प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है थोड़ी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी इसी के लिए है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द कंपनीज, प्लानिंग का काम अलग होता है कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं, नैनो वो भी खत्म हो गया, प्रॉफिट प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों में से हम देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, एस्टिमेशन ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट एंड फंड ऑफ द मॉनिटरिंग फंड, बिल्कुल ये आंसर होगा हमारा, किस में हेल्प करता है, हम एस्टिमेट करते हैं अपने टोटल रिक्वायरमेंट क्या है और फंड्स की, और उन फंड को मॉनिटर करना, so answer is will be A. Question 24, the traditional approach financial manager is responsible for, we are talking about traditional approach की बात कर रहे हैं अब हम, तो दो अप्रोचेज हमारे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैनेजर का क्या काम है, फाइनेंशियल मैनेजर का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स, नन ऑफ अबव। देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था हमारा बहुत ही ज़्यादा नैरो था, तो उसमें मेन जो काम होता था फाइनेंशियल मैनेजर का वो होता था अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको फंड को रेज करना है, कहाँ से करोगे, आपको फंड उठाने हैं, इसलिए इसको कहा जाता था आउटसाइडर अप्रोच, ठीक है ना, आउटसाइडर अप्रोच। इसमें क्या है, वो बाहर देखते थे कि हमें फंड की जरूरत है तो बाहर से फंड उठा लो, बस यही था, क्योंकि इन्होंने मेंटेनिंग पे या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया था, तो इनके पास रिटेन अर्निंग का ऐसा कोई बड़ा सोर्स नहीं था, तो जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती थी वो बाहर से ही लेते थे, या तो इशू करते थे, या डिवेंचर इशू करते थे, शेयर इशू करते थे, या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लिए जाते थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैनेजर के रिस्पॉन्सिबल था अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनली। 25th, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न है, अरेंजमेंट ऑफ फंड से, इफिशिएंट मैनेजमेंट से, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन, नन ऑफ अबव। अब अरेंजमेंट ऑफ फंड भी करता है, लेकिन खाली यही नहीं करता, इफिशिएंट मैनेजमेंट भी करता है, लेकिन खाली यही नहीं करता, सो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन। आगे यहाँ दिस इज द ब्रॉडर
ऑप्शन हमारा एक्वायरिंग भी कर रहे हैं हम और यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, दैट मीन्स आंसर विल बी सी। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न है हमारा एक्वायर करने से भी और यूटिलाइज करने से भी। नाउ क्वेश्चन 26, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसका रिजल्ट है, किससे हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती है? डिविडेंड डिसीजंस। देखो डिविडेंड डिसीजन तो ऑलरेडी हमारे दो कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, रिलेवेंट भी है और इरेलेवेंट भी है। कुछ ऑथर्स कहते हैं, वॉल्टर गॉर्डन या लिंटर और रिचर्डसन कहते हैं कि ये रिलेवेंट है कि हमारी मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ता है, जबकि एमएम कहते हैं कि नहीं पड़ता। तो ये भी क्या हो गया हमारा, दोनों ही आ गए, तो हम नहीं कह सकते कि पूरा इसी का रिजल्ट है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, खाली वर्किंग कैपिटल डिसीजन से तो हमारी फर्म वैल्यू फर्म इफेक्ट नहीं होगी। नाउ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, कैपिटल बस्टिंग खाली कैपिटल डिसीजंस को लें तो खाली कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से भी नहीं होगी। नाउ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि हमें क्या देखना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा और रिसोर्सेज का, जब हम ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है और रिस्क कितना है। देखो जैसे जैसे हमारा रिटर्न बढ़ता है, अगर हम रिटर्न बढ़ाएंगे तो हमारा रिस्क भी तो बढ़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। तो आप रिटर्न के चक्कर में रिस्क बढ़ाते जाओगे तो भी हम क्या एक रिस्क जोन में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक ट्रेड ऑफ करना है कि हमारा रिटर्न और रिस्क कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएंगे, हमारे फंड यूटिलाइज होंगे ऑप्टिमली। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, भाई ये आंसर आप खुद ही बताओगे मुझे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 28, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन कॉल्ड समटाइम बिफोर एज, बहुत पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ट्रेडिशनली, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या कहा जाता था? बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेशन फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस भी कहा जाता था, कॉर्पोरेशन फाइनेंस भी कहा जाता था, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन इवॉल्व, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा फाइनेंशियल फंक्शन का था वो कब इवॉल्व हुआ? दैट इवॉल्व बिफोर 1920, 1920 टू 1930, इन 1950। देखो ट्रांजिशन पीरियड था 1950 का, 1950 में हुआ हमारा ट्रांजिशन। हम ट्रेडिशनल से कहाँ पहुंचे? मॉडर्न पे, यहाँ ट्रांजिशन था। तो आफ्टर 1950 या मिड 50s में क्या हुआ, हमारा आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और 1950 से पहले था ट्रेडिशनल। तो बिटवीन समवेयर बिटवीन 1920 टू 1930 हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन इवॉल्व हुआ था, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू, फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं? ये क्वेश्चन भी मैं अभी हमने डिस्कस कर लिया था। परचेज ऑफ फिक्स एसेट रिलेटेड है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन से। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा डिविडेंड डिसीजंस। और कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से हो गए हमारे? फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। इसमें हमने इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं और 70 क्वेश्चंस अभी आगे की वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है इसमें। और एक जो क्वेश्चंस हैं आपके, अगर इसको रिवीजन भी करोगे, ध्यान से करोगे, तो खाली आप सुनोगे भी इसको तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।